पानी का हमेशा करो मान, तभी बनेगा देश महान। पानी को बचाओगे तो जीवन को बचाओगे। पानी की एक एक बूंद है कीमती, इसलिए जन संरक्षण है आवश्यक। इसलिए पानी का संरक्षण सभी को करना है, व्यर्थ पानी ना बहाएं। यह हमेशा सबसे कहा जाता है कि पानी का दुरुपयोग ना करें। पानी है तो जीवन है, बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। खेती करते समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? पानी की, सिंचाई की। तो सिंचाई के क्या क्या साधन हैं हमारे देश में? खेतों में कौन कौन से साधन के द्वारा खेतों की सिंचाई होती है, हमें पता होना चाहिए। किसान कैसे कैसे उसको उन किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं खेती करते समय, और उन कठिनाइयों का क्या निराकरण है, इसके बारे में बात करेंगे आज। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिंचाई और कृषि के करते समय कौन कौन सी बाधाएं आती हैं ये, और हरित क्रांति। तो हम लेते हैं सबसे पहले सिंचाई। तो गांव में खेतों की सिंचाई कैसे होती है? तालाबों के द्वारा, नहरों के द्वारा। नहरें बहुत कम होती हैं, नहरें तो अब बनी हैं, पहले नहरें नहीं होती थी। कुओं में मोटर को फिट कर दिया जाता था और सिंचाई होती थी। सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है वर्षा। वर्षा जो कि समय पर हो जाए तो अच्छा है, और जब समय पर नहीं होती है तो फिर कैसे होगा? और कभी कभी इतनी वर्षा होती है कि अच्छी खासी खेती भी ख़राब हो जाती है, किसान आत्महत्या कर लेते हैं इस दुख के मारे। तो सिंचाई का अपना एक महत्व है। खेतों में सिंचाई का कितना, कहाँ, कैसा पानी चाहिए, और पानी का कैसे कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हर पानी का जो हम यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में, सबका उपयोग होता है। आप स्नान करते हैं, उसका पानी किस नाली से जा रहा है, क्या आप उसको गार्डनिंग में यूज़ करते हैं? आजकल पानी का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा तो फ़िल्टर क्या बोलेंगे, लिप्योर, RO। 1 गिलास पानी के लिए 3 गिलास पानी बर्बाद होता है। तो उस पानी को आप बर्बाद ना होने दें, उस पानी को आप बचाएं, उससे बर्तन धुलें, घर की साफ़ सफाई करें, पेड़ों पौधों में डालें, कूलर में डालें, उस पानी का उपयोग अवश्य करें। पानी बहाएं नहीं नाली में, बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अपनों के लिए। पानी का सही सदुपयोग करें। तो खेतों में जो पानी है उसका भी हम लोग, जो नलकूपों से, जब हैंडपम्प से हम पानी निकालते, जो बहता है। भारत में वर्षा की मात्रा समय और अनिश्चित दोनों हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि समय पर वर्षा हो जाए, और कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी हमें पानी की आवश्यकता उतना हो। लेकिन जब बारिश होती है तो हमारे यहाँ पहले से तालाब खुदवा दिए जाते हैं, ताकि उसमें पानी भरा जा सके और इकट्ठा हो जाता है, तो समय पर उसका उपयोग किया जा सके। साल में अच्छी फसल के लिए, या और साल में अच्छी फसल और 2 फसलों के लिए पानी की सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुएं, तालाब सिंचाई के लिए प्राचीन साधन थे। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप बनाए जाए हैं, ताकि उसमें मोटर फिट कर देते हैं और वो पानी आ जाता है मोटर लगवा करके। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं के द्वारा नहरें बना करके भी सिंचाई की व्यवस्था की गई है। आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति है ड्रिप, या उसको बोलते हैं टपक पद्धति। ड्रिप के द्वारा जब हम सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी कम लगता है, और ड्रिप की जो सिंचाई होती है साग सब्जी, फल फूल, इन सब के लिए होता है। और एक होती है सिंचाई स्प्रिंकल, छिड़काव जिसको हम कहते हैं। उसकी जो सिंचाई होती है वो गेहूँ, मटर, बड़ी बड़ी फसलों के लिए होती है, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता होती है। छिड़काव क्या होता है? सबसे बड़ा इन दोनों पद्धति का है, जैसे टपक और छिड़काव पद्धति का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें पानी कम लगता है और की पैदावार अच्छी होती है। तो इसका हमें सही, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं प्राप्त है। तो इसकी जब जानकारी हो जाएगी तो इससे सिंचाई भी अच्छे से हो जाएगी, पानी की खपत भी कम होगी और पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो हमें आसपास में जितने खेत हैं, और खेतों में सबसे बड़ी बात है मेड़ बना दी जाती है जब हमारे, तो क्या बोलते हैं उसको, मेड़ ही बोलते हैं।
तो उसकी पानी जाता है और दूसरी ना एक एक करके दूसरी खेत में चला जाता है, तो पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती है, मेड़बंदी कर दी जाती है। तो पानी इकट्ठा करके, बारिश में कोई भी पानी इकट्ठा कर लिया तो उससे भी आप मेड़बंदी करके फिर बाद में खोल दीजिए, उसको इकट्ठा हो गया है तो आपका उससे सिंचाई हो गई। तो पानी की जो उपयोगिता है खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है उतनी ही पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोग नलकूप है, कुएं हैं और बड़े बड़े तालाब खुदवा दिए जाते हैं। तो इन सब में पानी का संरक्षण करके और समय पर इसका उपयोग कर लिया जाए, जिससे हमारी खेती में दिक्कत ना आए। राष्ट्रीय कृषि नीति। भारत सरकार द्वारा घोषित ये राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना, ऐसे विकास को प्रोन्नत करना जिससे हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि जल जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके, किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों का बीमाकरण, कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित कराना, मतलब उनको किसी चीज़ के पैसे खरीदना है, उनको बीज खरीदना है, उसके लिए पैसे की दिक्कत हो रही है तो वो किसान को क्रेडिट कार्ड बना करके दे देते हैं, जिससे उनको ऋण मिल जाएगा और वो अपनी खेती को कर सके। तो ये हमारी राष्ट्रीय कृषि नीति है। जैसे शिक्षा नीति है वैसे कृषि की भी नीति है, और जिसकी जानकारी का अभाव होने का उसका लाभ उठा नहीं पाते हैं। तो इसकी सबको, मेरे ख्याल से रेडियो पे कार्यक्रम भी आता है इसके बारे में, तो इसको सुने और इसका उपयोग करें। साथ में कृषि कार्य में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं जिससे हमारा कार्य अच्छे से नहीं हो सकता। कभी कभी बहुत बाढ़ आ जाती है, उससे सारी कृषि बर्बाद हो जाती है, अच्छी खासी फसल, खड़ी फसल भी ध्वस्त हो जाती है, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। और कभी कभी सूखा पड़ जाता है, बारिश होती ही नहीं है, पानी का साधन कम पड़ जाते हैं। बहुत सारी खेती में जैसे गेहूं है, मटर, इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उसमें उससे पूरा नहीं किया जा सकता। अच्छे बीज और खाद, जब पैसा नहीं होगा अच्छा तो अच्छा बीज और अच्छा खाद नहीं ले पाते। जो सस्ते खाद होते वो बहुत खपत नहीं पैदा करते हैं। साथ में है कभी कभी पशुओं में बीमारियां फैल जाती हैं, उससे भी कृषि कार्य में बाधा आती है। नहरों से समय पर पानी न मिलने के कारण भी कृषि कार्य में बाधा आती है और उसका खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी ये जो कृषि है वो अच्छे से पैदावार बढ़िया हो। तो इसके लिए हम लोग पैदावार की उचित दर प्रदान करने की अनाजों फसलों खरीद करके न्यूनतम दर इसका निर्धारित कर दें, किसानों से ज़्यादा पैसा ना लगे, जो एक रेट बना दें उसके अकॉर्डिंग उनको बीज दिया जाए, जिससे वो अच्छा बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज दिया जाए और उससे उनकी खपत और पैदावार अच्छी हो। खरीद बेच हेतु मंडियों का निर्माण कर दिया जाए और एक रेट फिक्स कर दिया जाए कि इतनी ही इतने दर पे, जैसे 1500 रुपये क्विंटल गेहूं है और 1400 रुपये क्विंटल ये वाला चावल, एक फिक्स रेट कर दे ताकि कोई इसमें इसका लाभ ज़्यादा उससे ले ना सकें और उनके डायरेक्ट खाते में पैसा आ जाए। ये सबसे अच्छा नियम रहेगा, उनके हाथ में न देकर के खाते में पैसा आ जाए। आने जाने और फसलों की ढुलाई के लिए छोटे बड़े मार्गों का निर्माण किया जाए। गांव में सबसे बड़े तक खेती की पैदावार हो गई, अब उसको मंडियों तक ले कैसे जाएं, ये सब समस्या आ जाती है। अब पैदावार हो गई, अब उसको ले कैसे जाएं, कौन सा साधन, ट्रक नहीं होता है तो उसके लिए रास्ता भी सही नहीं होता है, तो वो उसके लिए रास्ता अच्छा हो और वो उसके द्वारा अपना सामान ले जाएं मंडी तक और उसको बेचें। खाद्य संरक्षण, जब जब हमारे पास ज़्यादा खेती हो गई है तो उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो उसके लिए हमें गोदाम चाहिए, ठीक है, शीत घर चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो अनाज हमारा, समय समय पर उसकी जब जैसी लागत हो। जैसे आलू बहुत पैदा कर लिया तो उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है ताकि जब जैसे ज़रूरत होती जाती है वो निकालते जाएं और वो बिक्री होता जाए। किसानों को क्रेडिट कार्ड, बस किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवा कर दे दिया जाए ताकि वो उनको जितनी पैसे की ज़रूरत हो वो उसका वो कर्ज़ ले सकें और वो उसकी कर्ज़ ले करके अच्छे से उसका सामान खरीद करके या बीज भंडार जो भी ले करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी करके पैदावार अच्छी कर सकें। विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, बीमा करवा दी जाएं, जैसे कि इंसान का बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, वैसे ही
कृषि का भी होता है। मान लो कृषि अच्छी नहीं हुई तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए कि हमारी अगर कृषि खराब हो गई है तो इतना पैसा हमें मिलेगा। मैंने देखा है कि जब खेती सूखा पड़ जाता है तो सरकार पैसा देती है, उनके अकाउंट में तुरंत अपने आप आ जाता है। जब बारिश बहुत होती है, ओले पड़ जाते हैं, तो इसके द्वारा सरकार इसको भी देती है पैसा, इतना मुझे पता है। तो ये सारी क्या है, ये बीमाएँ हैं, फसल बीमा है। तो ये सब कृषि, किसान, जल संरक्षण, ये सब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो आपस में आप बैठे हुए हैं आज इतने सुकून से, वो किसान के बारे में सोचिए जो खेती करता है कड़ी धूप में सुबह से लेकर शाम तक। हमें उसका ऋणी हैं, हम लोग उसके ऋणी ही रहेंगे। उसका ये है कि जितना हमें खाना हो उतना ही अपनी थाली में लेना है, बाकी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक दाने का मोल है, उस किसान के एक पसीने को कर चुकाना है। तो हमें किसी चीज़ को व्यर्थ नहीं करना है, हर चीज़ का सदुपयोग करिए। और कुछ इसमें मिस्टेक रह गई हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। और थैंक यू। हरित क्रांति, हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर विलियम गैड ने किया था सन 1966-67 में। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कि अच्छी कृषि हो, अच्छा बीज हो, अच्छी फसल हो, उन्नत किस्म के बीज हो, खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों का उपयोग हो, तो इसके लिए तीव्र गति से एक हवा चली थी, उसी का नाम था हरित क्रांति। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति में मतलब ये है कि अच्छी किस्म के बीज हो, अच्छी उपज हो और उत्तम किस्म की इसमें फसलें उत्पादित हो, आधुनिक यंत्र हो। पहले जो खेती की पलेवा वगैरह होता था वो बैल और उससे होता था, लेकिन आजकल ट्रक 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे खेतों की उसकी गुड़ाई हो जाती है और वो बोने योग्य हो जाता है। जुताई बोलते हैं जिसको, जुताई हो जाती है और वो बोने योग्य होता है। पहले एक खेतों की जुताई करने के लिए बहुत समय लगता है। तो ये आधुनिक यंत्र जितने प्रकार के हैं, पहले पानी के लिए कैसे कैसे होता था, अब तो बस मोटर लगाइए, पानी तुरंत सिंचाई हो जाती है। तो जितने नए नए आधुनिक यंत्र आए हैं उन जैसे अब भूसा के लिए मशीन आ चुकी है कि गेहूँ को कैसे थ्रेशर में डालो और फटाफट उससे गेहूँ अलग और भूसा अलग। वैसे ही चावल को मशीन आ चुकी है, चावल में डालिए, भूसी अलग निकल आती है और अच्छा चावल अलग निकल आता है। तो ये जो नए नए यंत्र आए हैं, पहले इसमें बहुत समय लगता है, अब हमारे देश में बहुत सारी तकनीकी आ गई हैं इसका, और इसका उपयोग भी हो रहा है खेतों में। और चारों तरफ हमारे देश में इसका सब जगह सबके पास सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि उन्नत जो बीज हो अच्छी किस्म की, जैसे बासमती चावल है, सोनम है। पहले सिंपल बड़ा मोटा मोटा चावल होता था, लेकिन अब तो बहुत सारी किस्मों के चावल होते, पता नहीं काला जीरा, नमक, पता नहीं कौन कौन से चावल, बहुत सारे किस्में। गेहूं की भी वैरायटी बहुत है। तो ये सब क्या है, ये हरित क्रांति का ही देन है। तो इससे हमें लगा, हमारे यहाँ जो नए नए यंत्र हुए हैं जिससे कम समय में ज़्यादा उत्पादन होने लगा है, तो ये हरित क्रांति की ही देन है। नहीं तो पहले गेहूँ कट करके, जैसे अब गेहूँ कट गया है तो बहुत समय लगता था, उसको ऐसे पीट के निकाला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुरंत थ्रेशर में फटाफट डालते हैं, मशीन आती है और वो 1-2 घंटे के अंदर आपका गेहूँ का गेहूँ और भूसा का भूसा करके चली जाती है। उसका अपना एक चार्ज लगता है और हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है सबको ये इस मशीन को ख़रीदें, बस कुछ पैसा लगता है उसको दे दीजिए, हो जाता है। तो ट्रक खरीदने किसी के पास नहीं है, आप ट्रक की जुताई हो जाएगी 1 घंटे के अंदर। जो आपका इतना समय बच रहा है उसका कहीं और उपयोग कर लीजिए। तो ये सब नए नए साधनों का हमें उपयोग करना है, और हरित क्रांति की यही देन स्पेशली है। अच्छे जो रासायनिक जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, कंपोस्ट की खाद, हरी खाद और नीम की खली आदि का उपयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का उपयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहर, तालाब आदि बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये सब क्या है, हरित क्रांति की ही देन है। तो और रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाशियम सल्फेट, डाई अमोनियम, तो ये सब जो हैं इनका उपयोग विकास में किया गया। जैविक खाद का उत्पादन भी किया गया। तो ये सब किसकी, हरित क्रांति की ही देन है। थैंक यू।